सीट स्कैनर में आज हम बिहार विधानसभा की उस सीट को स्कैन करने जा रहे हैं जहां से बिहार को जो है मुख्यमंत्री भी मिला है। मैं रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज हम महाराजगंज विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, यहां का जातीय समीकरण हमें क्या कुछ बताता है और इस बार टिकट के दावेदार कौन कौन हैं, क्योंकि ये वो सीट है जहां सिटिंग एमएलए के टिकट पर भी संशय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीट स्कैनर। महाराजगंज विधानसभा से जो पहला चुनाव जीते थे वो थे आपको महामाया प्रसाद सिन्हा। 1952 में उन्होंने चुनाव जीता था और महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि वो बिहार के 5वें मुख्यमंत्री आपको बने थे और वो 1967 मार्च में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 1968 जनवरी तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार को जो मिला वो महामाया प्रसाद के रूप में ही मिला। अब अगर हम महाराजगंज विधानसभा सीट को देखें तो यहां जो एक और चीज हमें दिखती है कि यहां पर जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों को यहां पर जीत मिलती रही है। हालांकि बीच में कुछ एक चुनाव कांग्रेस ने भी जीते हैं, लेकिन वो काफी पहले थे और फिर एक बिल्कुल लेटेस्ट है। मतलब कि एक बार जो है आप देखें तो कांग्रेस ने 1957 में चुनाव जीता था, फिर 1972 में चुनाव जीता और उसके बाद पूरा सूखा था कांग्रेस के लिए, लेकिन उस सूखे को खत्म किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम है विजय शंकर दुबे और 2020 में उन्होंने कांग्रेस को फिर से महाराजगंज सीट दिलाई और फिलहाल अभी वही विधायक हैं। यहां पर जेडीयू को 4 बार कामयाबी मिली है। जनता दल 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है तो जनता पार्टी को 3 बार इस सीट पर सफलता मिली है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय किसान मजदूर प्रजा पार्टी और बीजेपी को भी एक एक बार ये सीट जीतने का अवसर मिला है। कुल 18 चुनाव अब तक महाराजगंज में हुए हैं और अगर आप बात कीजिए कि सबसे ज्यादा बार यहां पर किसने व्यक्तिगत रूप से जीत हासिल की है तो इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधित्व किया है उमाशंकर सिंह ने, कुल 5 बार। इसके अलावा दामोदर सिंह भी यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और बिहार के 5वें मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद को यहां पर 2 बार सफलता मिली है। अगर हम 2010 से यहां पर हुए चुनावों को देखें कि वो आंकड़े हमें क्या समझा रहे हैं और क्या कुछ हुआ है यहां पर, तो 2010 से 2020 के बीच में यहां कुल 4 चुनाव हुए जिसमें कि एक उपचुनाव भी है। 2010 में जो सिटिंग विधायक थे जेडीयू के दामोदर सिंह, उन्होंने जीत हासिल की थी 20,000 वोटों से और उन्होंने आरजेडी के मानिक चंद्र को पराजित किया था। इसके बाद 2014 में बाई इलेक्शन होता है क्योंकि दामोदर सिंह का निधन हो गया था। उनकी पत्नी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू के टिकट पर उतरती हैं, सोनामती देवी, और चूंकि उस वक्त जो है तीनों दल अलग अलग लड़ रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी अलग थे, राजद के प्रत्याशी अलग थे और जेडीयू के भी प्रत्याशी अलग थे। तो यहां पर सोनामती देवी जो कि दामोदर सिंह की पत्नी थी वो आपको तीसरे स्थान पर छूट जाती हैं और इस सीट पर कमल खिलता है। तो महाराजगंज में पहली बार जो कमल खिला वो 2014 के उपचुनाव में खिला और कुमार देवरंजन सिंह ने जो है आरजेडी के मानिक चंद्र राय को 4150 वोटों से पराजित किया। आपको बता दूं कि उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हेम नारायण शाह भी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और लगभग 15% वोट लाए थे और यही वजह है कि 2015 में उनके 2014 बाई इलेक्शन के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए हेम नारायण शाह को जेडीयू ने 2015 में महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया
और अपना तीर का निशान भी दिया और उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित भी किया और वो 20,292 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने सिटिंग विधायक कुमार देव रंजन सिंह को शिकस्त दी। फिर 2020 का वक्त आता है, तब हेम नारायण शाह जो है फिर से चुनावी मैदान में थे। उनके सामने विजय शंकर दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपको बता दूं कि इससे पहले विजय शंकर दुबे मांझी के विधायक थे। मांझी से उनको महाराजगंज शिफ्ट किया गया था और यहां पर उन्होंने एक क्लोज फाइट में लगभग 2000 वोटों की जीत दर्ज की, 1976 वोटों की एग्जैक्ट अगर कहें तो यहां पर अगर आप देखिए कि हेम नारायण शाह को हार का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? 2020 की वही कहानी, जहां जहां जेडीयू वहां वहां एलजेपी, और एलजेपी ने यहां से जो है डॉक्टर देव रंजन सिंह को अपना टिकट दे दिया था और उन्होंने जो है 18,000 से ज्यादा वोट लाए और हार जीत का मार्जिन 2000 से थोड़ा कम। तो यहां पर एलजेपी की वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2025 में महाराजगंज से कौन, क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है कि यहां विजय शंकर दुबे का टिकट कटेगा। कई लोग आरोप लगाते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो है अपनी पार्टी का समर्थन नहीं किया या उस तरह से जन संपर्क नहीं किया, प्रचार नहीं किया। तो ये आरोप इन पर लगता है, कितना सही कितना गलत ये आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये चीज देखने को मिलती है और इसलिए चर्चा है कि विजय शंकर दुबे का टिकट कट सकता है। इसके अलावा इनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वो एक और माइनस पॉइंट इनके लिए है। तो अब देखना है कि विजय शंकर दुबे का पूरा टिकट ही कट जाता है या उन्हें महाराजगंज से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे चर्चा यह है कि कांग्रेस से जो महाराजगंज की सीट है वो ले ली जाएगी और उन्हें गौरैया कोठी जो है वो सीट दी जा सकती है। तो आगे क्या कुछ होता है ये आपको बताऊंगा, लेकिन दावेदारों की बात करें तो यहां आरजेडी से विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल की बहुत चर्चा है और वो पूरी तैयारी करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन वीआईपी के नीतीश द्विवेदी भी कम चर्चा में नहीं हैं। वो भी जो है बिल्कुल लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको भी पूरा विश्वास है कि टिकट उनको ही मिलेगा, वीआईपी को ये सीट जाएगी। क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो हाल महागठबंधन में है वही हाल एनडीए में भी है। देखिए, एक तो हेमनारायण शाह का दावा जो है वो बनता ही है, लेकिन यहां पर सत्यदेव प्रसाद सिंह के नाम की भी चर्चा होती है कि वो भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी से भी कम दावेदारी नहीं है और चर्चा तो यहां तक है कि मंगल पांडे भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में कोई कंफर्मेशन अभी तक है नहीं, लेकिन चर्चा है। इसके अलावा आप देखें तो कुंतल कृष्णा का नाम भी सामने आता है। कांग्रेस एमएलए विजय दुबे के बेटे सत्यम दुबे की भी चर्चा होती है और पिछली बार एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़े डॉक्टर देव रंजन सिंह के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो अब देखना है कि एनडीए से बीजेपी यहां से चुनाव लड़ती है या फिर जेडीयू ही चुनाव लड़ता है, और अगर जेडीयू चुनाव लड़ता है तो वो किसे प्रत्याशी बनाता है, और अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो इतने दावेदारों में वो किसे प्रत्याशी बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम देखें तो अनुसूचित जाति के लगभग 11.5% वोटर्स हैं, 11.46, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.3% हैं, और यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है, 13 से 14% जो है उनकी भी संख्या है। तो एमवाई जो है वो 27 से 28% के आसपास पहुंचता है। लेकिन यहां महागठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि इस माई इक्वेशन को इंटैक्ट रखें अपने साथ, मतलब ये 27-28% वोट उनके साथ रहे, और फिर कैंडिडेट जो है एनडीए को वोट करने वाली जो जातियां हैं परंपरागत रूप से, उनमें से अपना प्रत्याशी चुने, क्योंकि उस जाति के वोट को भी वो अपने साथ
जोड़ सकें। तो फिर जो ये 27-28% है, इसमें कुछ अनुसूचित जाति के वोटर्स और उस जाति के वोटर्स को जोड़कर एक जीतने लायक वोट जो है वो प्राप्त किया जा सके। ये स्ट्रैटेजी यहां पर महागठबंधन की हो सकती है। दूसरी तरफ एनडीए की कोशिश होगी कि जो वोट उसके परंपरागत हैं, जो कि परंपरागत रूप से उन्हें वोट करते हैं, उन जातियों के जो वोट है उसको बंटने न दे। और अगर ऐसा कर पाने में एनडीए सफल हो जाए तो ये सीट उसके नाम हो सकती है, क्योंकि आप देखिए यहां राजपूत 7 से 7.5%, भूमिहार भी 12 से 14%, ब्राह्मण 5 से 6%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 24 से 27% के आसपास हैं। और इसके अलावा कोयरी और कुर्मी को जोड़ लीजिए तो वो 9 से 10% है, और वैश्य भी यहां पर 11 से 12% है, कुछ इससे ज्यादा भी कहते हैं। तो अगर इसका आप योग कीजिए तो ये लगभग 44 से 46% हो जाता है। और अगर इसमें एससी वोटर्स का एक हिस्सा आ जाए एनडीए के पास और अदर ओबीसी ईबीसी में भी वो अपना हिस्सा निकाल ले तो फिर उसकी जीत कंफर्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि जो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा वो निश्चित तौर पर आप मानकर चलें कि वो एनडीए को वोट करने वाली जातियां परंपरागत रूप से उसी में से उम्मीदवार खोजा जाएगा, ताकि उस वोट में सेंधमारी की जाए। उसका 2 फायदा है, वो एनडीए का वोट निकलकर आरजेडी की तरफ जाएगा, तो वहां आरजेडी के वोट में तो एक प्लस होगा ही, एनडीए के वोट में इधर माइनस भी हो जाएगा। तो ये रणनीति हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर एनडीए यहां पूरी एकता के साथ लड़े और कोई बागी खड़ा न हो तो यहां का मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। तो महाराजगंज चुनाव का हम सभी को इंतजार है। यहां पर एक रोचक और रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।